गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, गुजरात की जो एंटी टेरर स्क्वाड है उसने दरअसल में 3 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया है। एंड इनका कारण ये है कि इनके टेररिज्म के साथ यहाँ पे लिंक थे। दरअसल में इन तीनों में से एक डॉक्टर है और इसके अलावा 2 इसके साथी और थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत देश के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर टेररिस्ट अटैक करने के लिए इनका यहाँ पे मंशा चल रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर आपके जो केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश थी। आप लोग कैस्टर ऑयल के बारे में जानते होंगे। इसको हम लोग हिंदी में अरंडी या अरंड का तेल आप यहाँ पे बोलते हैं। अब ये तेल बना रहे थे। इस तेल के माध्यम से आगे जाके इन्होंने कोशिश ये कर रहे थे कि केमिकल वेपन यहाँ पे इससे हम प्रोड्यूस कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था टेररिज्म के लिए। बहुत सारे लोगों की सोच को बदलने की कोशिश थी, देश के विरुद्ध लाने की कोशिश थी। तो गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने यहाँ पे इनको पकड़ा है एंड यहाँ पर इनको कस्टडी में यहाँ पे ले लिया गया है। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से कैस्टर ऑयल बहुत सारा मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारी पिस्टल्स भी हमें यहाँ पे रिकवर होती हुई देखने को मिली हैं। अब दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इन सबका जो कनेक्शन है ना, जो लिंकेज है, वो आईएसकेपी के साथ है, दैट इज इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, राइट। अब ये जो आईएसकेपी है ना, इसका दरअसल में फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। अब आप लोग आईएसआईएस के बारे में जानते होंगे, है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब उसी की अफगानिस्तान और पाकिस्तान ब्रांच को आईएसकेपी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो आईएसकेपी वाली ब्रांच है ना, ये पाकिस्तान की सरकार और तालिबान की सरकार के अगेंस्ट काम करती है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि तालिबान और पाकिस्तान की सरकार यूएसए के सामने मतलब इस तरह से बातचीत उनके साथ करती है या उनके साथ मिलकर डिस्कशंस करती है। तो एक तरह से इनको ऐसा लगता है आईएसकेपी वालों को कि तालिबान की सरकार ने यूएसए के साथ मिलके एक तरह से जो इस्लाम की जो बात थी उसको पीछे छोड़ दिया है। तो इस वजह से ये अलग अलग तरह के अटैक्स करवाते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान में जो आपका अटैक हुआ था जब यूएसए छोड़ के जा रहा था, तो वो दरअसल में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग आईएसकेपी ने ही करवाई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान में बहुत सारे शिया मॉस्क के ऊपर अटैक होते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होते हैं, उसके पीछे भी आईएसकेपी ही हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे किलिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये जो 3 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इनका लिंक भी आईएसकेपी के साथ था, ऐसा यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 10 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है कजाकिस्तान ज्वाइंस अब्राहम अकॉर्ड्स। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है। देखो, दरअसल में ना, जब पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इस बार नहीं कह रहा, जब 2016 से 2020 थे ना, तो जब वो जाने वाले थे अपने ऑफिस से, तब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस अकॉर्ड्स यहाँ पे साइन करवाए थे, जिनको हम अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इनका पर्पस ये था कि जो आपके वेस्ट एशिया के देश हैं, खासकर आपके जैसे आपका यूएई हो गया, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन देशों को हम यहाँ पे इसराइल के साथ एक लेकर आए ताकि इनके बीच में बातचीत हो एंड उससे वेस्ट एशिया के अंदर एक तरह से शांति स्टैब्लिश हो पाए। उसी के लिए यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स यहाँ पे साइन किए गए थे। एक तरफ इसराइल था और सामने थी अरब नेशंस या जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस थे। एंड इसको ब्रोकर किया था डोनाल्ड ट्रंप या यूएस के द्वारा। ये स्टार्ट हुए थे अब्राहम अकॉर्ड्स। तो इस तरह से इनके द्वारा शांति स्टैब्लिश करी गई थी अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से। ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन पांचों को हम बोलते हैं C5 कंट्री। जो सेंट्रल एशियन 5 आपको कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अभी तक कोई भी ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं था जिसने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया था। बट अभी क्या हुआ है, जो कजाकिस्तान है ना, इसने यहाँ पर पहला सेंट्रल एशियन कंट्री बना है अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला। अब इसीलिए बात अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो ये मोस्टली रशिया, चाइना, उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। भारत भी कोशिश करता है, यूएसए भी कोशिश करता है इनसे एंगेज करने की। बट
अब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक चेंज आ सकता है यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि कज़ाकिस्तान का इज़राइल के साथ एक पीस डील्स यहाँ पे साइन करना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि किस तरह से आपका यूएसए का यहाँ पे एंगेजमेंट इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो इनकी लोकेशंस भी आप ज़रा देखना, जैसे अगर मैं बात करूँ कज़ाकिस्तान की, तो कज़ाकिस्तान आप नोटिस कर पाओगे कि एक तरफ इसके आपको रशिया देखने को मिलेगा, एक तरफ आपके चाइना भी है, उसके अलावा किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है? और तुर्कमेनिस्तान के साथ ही अपने बॉर्डर आपको टच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी कैस्पियन सी के साथ भी इसका यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। इंटरेस्टिंग बात जो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलनी, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर और कोई नहीं, वो आपका कज़ाकिस्तान ही है। नियरली दुनिया की 40% जो ग्लोबल सप्लाई है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़िम्मेदारी कज़ाकिस्तान की है। इसके अलावा ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल, आयरन, कॉपर, इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच है आपका कज़ाकिस्तान। सो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। बाकी देखो आपने इसकी लोकेशन तो देख ही ली है, कैस्पियन सी से अल्ताई माउंटेन्स इन द वेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड एक तिहाई जो आपका कजाकिस्तान का हिस्सा है वो कजाक के जो स्टेपीज होते हैं, स्टेपीज मतलब जो आपके आपके जो ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ट्राई स्टेपी आपको कजाकिस्तान में ही देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे कैस्पियन सी तो है ही है, अराल सी हो गया, एंड रिवर्स की बात करें दोस्तों तो इशिम, इर्तिश, सिर दरिया, तुबोल, उराल, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको कजाकिस्तान से फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएंगी। सो दैट इज वाई आपको यहाँ पे कजाकिस्तान के जो अब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन किया है इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे गोगाबिल लीग के ऊपर। गोगाबिल लीग की बात करें दोस्तों, अभी तक हमारे देश में टोटल रामसर साइट्स थी 93। अब उसमें एक और एडिशन हुआ है गोगाबिल लेक का। अब टोटल हमारे पास 94 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी भारत की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं यूके में 176, दूसरे नंबर पे मैक्सिको 144, एंड तीसरे नंबर पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा 94 रामसर साइट्स के साथ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रामसर के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों रामसर दरअसल में ना एक सिटी है ईरान के अंदर। 2 फरवरी 1971 को कंट्रीज ने अडॉप्ट किया रामसर कन्वेंशन को। इसमें यह बोला गया कि वेटलैंड्स का हम क्या करेंगे, वाइस यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। इन्होंने ये नहीं किया कि वेटलैंड्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, इन्होंने कहा कि हम वेटलैंड्स का सही ढंग से सस्टेनेबल इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपको इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी आपको देखने को मिलती है जो यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट करी गई। इसी वजह से हर साल हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करें इसके सेक्रेटरीट की, तो इसका सेक्रेटरीट आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि दरअसल में IUCN का ही हेडक्वार्टर है। यहाँ पर टोटल आपको 172 पार्टीज देखने को मिल जाएंगी, और भारत इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बना 1982 के अंदर। तो कोई भी मतलब साइट है जो काफ़ी यूनिक है इकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी खासी है, इसके अलावा उसका रोल है पानी को रेगुलेट करने के लिए बर्ड हैबिटेट में, या फिर फ्लड को कम करने के लिए, उसको यहाँ पे रामसर साइट का दर्जा यहाँ पे दिया जा सकता है। एंड कोशिश यही होती है कि सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल ढंग से उसका इस्तेमाल हो। तो भारत ने भी रामसर को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो तो है ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा हमारा एक नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, जो दरअसल में दो चीज़ों को मर्ज करके बनाया गया है, दैट इज नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके हमने ये प्रोग्राम नेशनली रन किया है। भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं 20, एंड उत्तर प्रदेश में आपको 10 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी कौन सी ऐड हुई है, दैट इज गोगाबील लेक, ये हुई है आपके बिहार स्टेट के अंदर। तो बिहार स्टेट में एक और एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से समझिएगा कि यहाँ पर ये लेक दरअसल में आपका गंगा नदी, ठीक है, और आपका जो महानंदा रिवर है उसी के ऊपर आपको लोकेटेड है। ये दरअसल में एक ऑक्सबो लेक होती है, जो इस तरह से होती है, जिस तरह से आपका ऑक्सबो लेक। अब ध्यान रखने वाली बात और भी है गोगाबील लीग के बारे में, वो ये है कि अगर हम बात करें, ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। तो लोकल कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे इस पर्टिकुलर गोगाबील लेक को यहाँ पे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा नदी और महानंदा के साथ ये फ्लड्स के समय कनेक्ट कर जाता है, और इस वजह से फ्लड को रेगुलेट करने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली देखो बिहार में हर साल फ्लड आते हैं, पर गोगाबील लेक की वजह से वो फ्लड्स थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी
माइग्रेटरी बर्ड्स को यहाँ पे बहुत सारे आते हैं हर साल। फिशरीज हो गया, फ्लोरा, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। एंड साथ साथ अगर हम बात करें तो बिहार में अब यहाँ पे टोटल 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। जैसे एक तो थी कंवर लेक बेगूसराय में, दूसरा नागी लेक जमुई में, नागती लेक जमुई में ये भी, चौथा गोकुल जलाशय बक्सर में, और पांचवा उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में। एंड जो छठा जो ऐड हुआ है वो गोगाबिल लेक आपको यहाँ पे काठियार में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी गोगाबिल लेक के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है विजयनगर एरा गोल्ड कॉइन्स के बारे में। दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु के जो तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर इस तरह के कुछ गोल्ड कॉइन यहाँ पर मिले। अब लगभग 100 के आसपास इस तरह से गोल्ड कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिले, और बताया जा रहा है कि जो सारे के सारे गोल्ड कॉइन है ये विजयनगर एम्पायर के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। तो इनमें ऐसा देखा गया कि इन क्वाइंस का जो डायामीटर था वो रफली आपका 5 मिलीमीटर था, और ये जो क्वाइन है ना ये आप नोटिस कर पाओगे सर्कुलर शेप के हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें संगम एज के समय की तो वहां पर स्क्वायर शेप क्वाइंस आपको देखने को मिलते हैं, पर विजयनगर के ये जो क्वाइंस मिले हैं ये आपके सर्कुलर शेप के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु के एक अवतार बोर अनकारनेशन जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं वो है वराहा, बेसिकली सुअर का जो आपका अवतार आपको देखने को मिलता है। तो उन्हीं के सिंबल्स यहाँ पे इन कॉइन्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट मेजर वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा बताया ही जा रहा है कि कृष्ण देवराया जी के समय या उनके सक्सेसर के समय हो सकता है कि इन पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया हो 14 से 16 सेंचुरी के बीच में। अब इतने सारे कॉइन्स क्यों मिले हैं? देखो एक्चुअल में ना ऐसा माना जा रहा है कि इन कॉइन्स को मंदिरों के पास जमा किया जाता था। क्यों? एक तो ये था कि आपके जो अलग अलग आपके देवी देवताएं हैं उनको यहाँ पे एक तरह से ऑफरिंग के तौर के ऊपर इन कॉइन्स को दिया जाता था। जैसे आप नोटिस करते हो ना कि हम भी जैसे चढ़ाते हैं चीजें, तो वैसे गोल्ड कॉइन चढ़ाए जाते थे। दूसरा ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड कॉइन तो नहीं पर कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन जो थे वो कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल करते थे कुछ खरीदने बेचने के लिए, कुछ ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। सो दैट इज वाई मेटल कॉइन्स वहां पे भी इस तरह से मिल जाते हैं। तो दो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। बाकी आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में जरूर चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें पहली बात तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि ये आपको बीच में यहाँ पे बहामनी किंगडम आपको देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको यहाँ पे विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हम्पी के बारे में। दरअसल में जो तुंगभद्रा रिवर है ना उसी के बैंक्स के ऊपर आपको ये विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिलता है। नाम ही क्या है? विजयनगर, यानी कि एक ऐसा शहर जो विक्ट्री का शहर है। अब इसको फाउंड किया गया था बाय हरिहर वन एंड बुक्का राया। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का आपको ये नाम आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। अब इसमें टोटल 4 डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर के अंदर। एक थी संगमा डायनेस्टी, इसके फाउंडर हरिहर और बुक्का थे। फिर सलूवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा डायनेस्टी, और यही तुलुवा डायनेस्टी थी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे आपके विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देवराया जी जो आपको देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट है चौथी अराविडु डायनेस्टी, ये आखिरी फेज था, फिर इसके बाद डिक्लाइन हो गया एंड इस तरह से एम्पायर आपको खत्म होता हुआ देखने को मिला। अब क्वाइंस के बारे में आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे विजयनगर एम्पायर ने गोल्ड में भी सिल्वर क्वाइन और कॉपर क्वाइंस भी यहाँ पे इशू करे। गोल्ड पगोड़ा जिसको वराहा भी बोला जाता था वो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन थी। इसके अलावा गोल्ड फनम, सिल्वर तारास, कॉपर कासू ये भी इशू किए जाते थे। देखो यूपीएससी में ना क्वाइंस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार यही पूछ लिया था कि फनम न्यूज में, मतलब फनम एक वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, तो आंसर उसका बहुत सिंपल था क्वाइन। वैसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं गिवन द फैक्ट बस आपने उनको पढ़ा हो तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पहले जो कॉइन्स थे वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर थे, पर आगे जाके आपने नोटिस किया कि जो हरिहर और बुक्का जब उन्होंने अपनी विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया तो उन्होंने गोल्ड फनम इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर ताराज इंट्रोड्यूस किए। तो एक तरह से एक क्रॉस द एरिया आपने एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट यहाँ पे कर दिया। तो इनमें आपके हिंदू देवी देवताएं आपको देखने को मिलते थे मोस्टली इन कॉइन के ऊपर। जैसे हरिहर 2 ने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें ब्रह्मा, विष्णु, लॉर्ड शिवा इनके आपको यहाँ पे डिपिक्शन देखने को मिलते हैं। फिर कृष्ण देवराया जी ने जो कॉइन इशू किए थे वहां पर जो बाल कृष्ण है, ठीक है, जो कृष्ण जी जो अपने बच्चे के अवतार में थे तो उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके एक और रूलर अच्युत राय जी के जो थे उन्होंने यहाँ पे डबल हेडेड ईगल, एक ईगल जिसके 2 सर हैं, वो कहीं ना कहीं पावर को दर्शा रहे थे यहाँ पे। उसी तरह से अराविडू डायनेस्टी के जो
तिरुमल राय थे, इन्होंने यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इनको यहाँ पे डिपिक्ट किया, तो कहीं ना कहीं वैष्णवाइट इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे हमें शो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें पर्टिकुलर इनमें राजाओं के नाम भी हुआ करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ा लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, नागरी, इन अलग अलग पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के भी नाम यहाँ पे मेंशन हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्री कृष्ण देवराय जी का जो नाम है वो भी कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है, नागरी में भी और कन्नड़ा स्क्रिप्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भगवान विष्णु के अवतार उनको डिपिक्ट किया गया है, डिटीज का इस्तेमाल हुआ है, एनिमल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे डबल हेडेड ईगल का भी इस्तेमाल हुआ है, बाकी गोल्ड पगोडा, सिल्वर तारास, ये सारे अलग अलग एरियाज में आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉपर कॉइन का जो इस्तेमाल था वो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर होता था, बाकी गोल्ड और सिल्वर अदरवाइज और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते थे। तो ये कुछ बातें थी विजयनगर एरा के गोल्ड कॉइन्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। देखो कॉइन्स के ऊपर ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ रखे हैं और इवन मेंस में भी आ रखे हैं, सो दैट इज वाई हमें थोड़ा सा कॉइन्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें यूपीएससी की टेंडेंसी है बार बार क्वेश्चन पूछने की। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द वल्चर सर्वे। देखो भारत में पहली बार नेशन वाइड पूरे देश भर में वल्चर के ऊपर सर्वे हुआ है, जिसको किया गया है बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस सर्वे का नाम रखा गया है पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वल्चर। देखो जैसे मैंने आपको बताया, इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ साथ हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने मिलकर यहाँ पे इसका असेसमेंट किया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में वल्चर की अलग अलग स्पीशीज है, पर मेन 4 स्पीशीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक है आपका व्हाइट रम्प्ड वल्चर, दूसरा इंडियन वल्चर, तीसरा स्लेंडर बिल्ड वल्चर, चौथा है रेड हेडेड वल्चर। ये चारों के चारों जो वल्चर स्पीशीज हैं, ये अपने आप में इनका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जैसे व्हाइट रम्प्ड वल्चर आपका हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इंडियन वल्चर आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले रीजन में हो गया। स्लेंडर बिल्ड वल्चर आपको असम और नॉर्थ ईस्ट में हो गया। एंड रेड हेडेड वल्चर का आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मोस्टली मिल जाते हैं। ये 4 मेन स्पीशीज है। इसके अलावा और भी स्पीशीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन हो गया, बेडेड वल्चर, पर इनके आईयूसीएन स्टेटस डिफरेंट है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। तो हमने देखो वल्चर का सर्वे किया, सबका सर्वे किया, पर मेजर फोकस हमारा किसके ऊपर रहा? इन चारों जो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनके ऊपर हमारा मेजर फोकस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात तो रही है वल्चर की। अब वल्चर के इस सर्वे ने यहाँ पे हमें क्या बताया है? सर्वे ने यहाँ पे ये बताया है कि 17 स्टेट्स के अंदर 216 साइट्स हमने देखी, एंड उसमें हमें 2500 से ज़्यादा नेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 4800 लगभग आपको ब्रीडिंग अडल्ट आपको देखने को मिले हैं। पर इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है कि 70% डिक्लाइन है इनकी नेस्टिंग साइट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आया है। हालांकि 2000 से के समय तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। उसका कारण भी आप लोग जानते होंगे। उसका कारण था एक दवाई जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। हमारा जो भी लाइफ स्टॉक होता है ना, उसको ये लगाई जाती थी। अब क्योंकि जो वल्चर है वो अपने आप में टॉप स्क्वेंजर आपको देखने को मिल जाते हैं, फूड चेन में सबसे ऊपर है, तो कोई भी लाइफ स्टॉक की डेथ होती थी, पशुपालन की डेथ होती थी, तो उसके बाद आपके वल्चर उनके ऊपर फीड करते थे। तो होता क्या था कि ये जो दवाई है, ये जो इस तरह के आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती थी, तो उसकी मात्रा वल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस वजह से वल्चर की डेथ बहुत बड़े स्केल के ऊपर थी। दैट इज़ वाई 2006 में आगे जाके हमने डाइक्लोफिनेक के ऊपर बैन लगा दिया था। तो आप नोटिस कर पाओगे कि और भी लगभग 54% आपके जो एक्टिव नेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर है। मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड है आपके, हो सकता है कि आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह के अंदर भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडियन वल्चर के लगभग 58% नेस्ट थे, बाकियों के थोड़े कम थे। वाइट रम्प्ड वल्चर ये आपका कांगड़ा वैली के अंदर मोस्टली आपको देखने को मिलता है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो हो गया वो केवल और केवल अपर असम में आपको देखने को मिला। एंड रेड हेडेड वल्चर की बात करें तो इसकी जो नेस्टिंग थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर थी। बाकी आप लोग वल्चर के बारे में जानते ही होंगे। देखो वल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजी को एक तरह से मेंटेन करके रखते हैं। देखो जब क्या होता है कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर एनिमल की डेथ होगी, उनके कारकास को ये कंज्यूम करते हैं। उससे पता क्या होता है, जो उस पशु से इंसानों तक जो बीमारियां फैल सकती थी, उनको फैलने से पहले उनको खत्म कर देते हैं, उनको फैलने से पहले ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जूनोटिक डिजीज का जो खतरा होता है ना, वो एक तरह से कम हो जाता है बाय वल्चर्स। तो एक तरह से इकोसिस्टम हाइजीन को मेंटेन करते हैं।
न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में इंपॉर्टेंट रोल इनका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है डेफिनेटली। पर जैसा मैंने आपको बताया कि इनको पॉइजनिंग हुई बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक पास्ट के अंदर, प्लस खाने की कमी कई बार हो जाती है, ठीक है। कई बार आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह ये कंज्यूम करते हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनमें पॉइजनिंग वाली की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे हम वल्चर को कंजर्व कर पाए? यस। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि डाइक्लोफेनाक के ऊपर बैन लगा दिया 2006 के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हमने वल्चर सेफ जोन एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है, ताकि वल्चर यहाँ पे सेफ रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें पिंजौर हरियाणा के अंदर, आपका वेस्ट बंगाल में जो राजभट खावा है, एंड आपका रानी असम के अंदर यहाँ पे हमने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश करे। तो वल्चर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक तरह से उनका खाना भी हो जाता है, उनकी ब्रीडिंग भी यहाँ पे की जाती है। प्लस एट द सेम टाइम हमने वल्चर रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उस तरह से वल्चर को भी प्रॉपर खाना मिले, सेफ फूड अवेलेबल हो। इसी तरह से हमने देश भर में वल्चर रेस्टोरेंट भी ओपन किए हुए हैं, क्योंकि वल्चर के इंपॉर्टेंट रोल जो है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इनको यहाँ पे दर्जा दिया गया है ना। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें 2020 से 2025 हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन भी यहाँ पे चल रहा है, ताकि वल्चर के बारे में लोगों को यहाँ पे और ज्यादा फर्दर अवेयरनेस यहाँ पे हो पाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है विद रिगार्ड्स टू वन अधिनियम 1980। थोड़ा सा इसको हमें समझना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक टर्म सिखाना चाहता हूं, एनपीवी। व्हाट इज एनपीवी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो एक्चुअली ना अगर हम बात करते हैं हमारे फॉरेस्ट की, तो आप बता सकते हो कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर फॉरेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं। पर अगर मैं उसको पैसों में बताऊं, पूछूं आपसे कि कितने पैसे इंपॉर्टेंट है, मान लो एक पेड़ लगाया आपने, कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख, कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है? तो एक्चुअली ना हमारे पास कुछ तरीके हैं जो दरअसल में इनको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट या एक पेड़ की वजह से कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, सॉइल कंजर्व होती है, उसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी वहां पे अच्छे से प्रमोट हो पाती है, वाटर रिचार्ज हो गया। इन सब चीजों जो अलग अलग इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकी हम मॉनेटरी वैल्यू अस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा बनेगा ये जो फॉरेस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब मान लो आपने पेड़ काटे और इलीगली आपने पेड़ काट दिए, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। अब सवाल आता है कितने की पेनल्टी लगनी चाहिए? 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, कितने की? ये डिपेंड इस बात पे करना चाहिए कि आपने यहाँ पे जो पेड़ काटे हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या थी। मान लो लेट से आपकी यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू थी 1 लाख रुपए जो आपने पेड़ काटे। अब आपके ऊपर पेनल्टी के तौर के ऊपर इसका डबल रेट लगना चाहिए, तो आपको 2 लाख रुपए देने चाहिए। अब हो पता क्या रहा था अभी तक कि हम रैंडमली किसी के ऊपर 1 लाख का फाइन, किसी के ऊपर 50,000 का, किसी के ऊपर 70,000 का, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो यहाँ पर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई एक यूनिफॉर्म पेनल्टी फ्रेमवर्क होना चाहिए। हम सिंपली ये देख लें कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी लगा देनी चाहिए, ना कि रैंडमली किसी के ऊपर 10,000 का फाइन लगा दिया, किसी के ऊपर 50,000 का। तो ये कॉन्सेप्ट है वन अधिनियम के अंतर्गत। तो हुआ पता क्या, 2017 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पीनल नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर फॉरेस्ट लैंड वायलेशन, कहने का मतलब एनपीवी तो आप समझ गए कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का कितनी इंपॉर्टेंस है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। पर अगर मान लो आप वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए, इसी को बोलते हैं हम पीनल एनपीवी फॉर फॉरेस्ट लैंड वायलेशन। मान लो आपने फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल कर लिया बिना अप्रूवल के, परमिटेड एरिया से ज्यादा आपने जमीन ले ली, ये सब चीजें को इसमें आपकी पेनल्टी ऊपर लगेगी। फिर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने भी यहाँ पे इसको इशू को एग्जामिन किया कि बहुत सारी वायलेशंस हो रही हैं इसके रिगार्डिंग, एंड 2023 में इस तरह से फिर वन अधिनियम रूल्स 2023 यहाँ पे लाए गए, एंड 2025 में फाइनली जाके हमने यहाँ पे इनको रिकमेंड किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एनपीवी और पीनल एनपीवी का, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। बस थोड़ा सा एक बार हम लोग वन अधिनियम 1980 को भी पढ़ लेते हैं। दरअसल में पहले इनको हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये बोलते थे, अब यहाँ पे हम इसको वन अधिनियम 1980 यहाँ पे बोलते हैं, जो बात करता है कि अगर मान लीजिए आपकी फॉरेस्ट की जमीन को आपने नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज,
तो उनको रेगुलेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है इसको, अगर आप किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आप इसको लैंड को डाइवर्ट कर रहे हो तो अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ पे। पर अगर मान लो अप्रूवल वगैरह नहीं लिया जाता या फिर उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर लेते हो अपना एरिया, तो उस केस में उसको अपना वन अधिनियम रूल्स का यहाँ पे वायलेशन माना जाएगा। कि मान लो आपने पेड़ गिरा दिए, आपने नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, डी रिजर्व कर लिया बिना परमिशन के, अगर ऐसा कर लिया तो वायलेशन माना जाएगा। ऐसा वायलेशन होगा तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, वो लगेगी पीनल एनपीवी। समझ गए इस बात को? तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए थी। बाकी बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड बाकी फिर कल हम इसके जो आंसर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।